बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे और हमारा इस लेक्चर में चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक हम इसमें कैटालाइसिस कर रहे हैं और एक एंजाइम। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले कैटालाइसिस क्या है। आपको पता है कि ऐसी चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और उसमें खुद खर्च ना हो उसे कैटालिस्ट कहते हैं। और कैटालिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है बच्चों, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जिन रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज होता है उन रिएक्शन को कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं और उस प्रोसेस का नाम कैटालाइसिस होता है। तो बच्चों, आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिखी है, अब डेफिनेशन चेक करें। सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्शन इन विच कैटालिस्ट इज यूज्ड आर कॉल्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइसिस। बच्चों, क्या बताया कि ऐसी रिएक्शन जिनमें कैटालिस्ट यूज होता है उन्हें कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं और उस प्रोसेस का नाम कैटालाइसिस है। और कैटालिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है और उसमें खुद खर्च नहीं होता। और कैसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे हम इधर आते हैं, अब हम इसमें अगर आए बच्चों, इस डायग्राम से समझें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, AC एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। और आपको पता है कि जो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट, ये आपको जितनी ब्लू मार्कर से पहाड़ी सी नज़र आ रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटालिस्ट। जब हम कैटालिस्ट डाल देंगे तो वो क्या करेगा, इस पहाड़ी को छोटा कर देगा। जब इस पहाड़ी को छोटा कर देगा तो देखें एक नया पाथ अडॉप्ट कर लेगा रिएक्टेंट। तो रेड मार्कर से जो आपको नज़र आ रही है, ये जो आपके पास है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है। पहले देखें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है और आसानी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा। वही ऐसा ही है बच्चों, जैसे हमें एक पहाड़ी पे चढ़ने को कहा जाए तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे और जब पहाड़ी पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से स्लिप होकर तो हम पहुँच ही जाते हैं। इसी तरीके से अगर उस पहाड़ी की जो हाइट है वो अगर कम होगी तो हमें कम टाइम लगेगा उसकी चोटी तक पहुंचने में और हम फिर आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही होता है बच्चों कि कैटालिस्ट बेसिकली इस पहाड़ी को छोटा कर देता है जिससे रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। अच्छा बच्चों, कैटालिस्ट के लिए मल्टीपल चॉइस में एक चीज़ पूछी जाती है कि क्या डेल्टा एच की वैल्यू पे इंथैल्पी चेंज इसको पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक डाटा भी इसको पढ़ते हैं, क्या इस पर फर्क पड़ता है कैटालिस्ट की मौजूदगी में? डेल्टा एच की वैल्यू विदाउट कैटालिस्ट या विद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो है वो क्या डेल्टा एच भी चेंज होता है? नहीं चेंज होता बच्चों। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि मैं एंट्री भी पढ़ाता हूँ और मुझे अंदाजा है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैटालिस्ट हैज़ नो अफेक्ट ऑन टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। यानी देख लें विदाउट कैटालिस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट डेल्टा एच जो है वो सेम रहा है। रिएक्टेंट नीचे था, प्रोडक्ट ऊपर था, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा और ये डेल्टा एच की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। टाइप ऑफ कैटालाइसिस दो होती हैं बच्चों, एक होती है होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक होती है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है? टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज सेम। Type of catalysis in which physical state of reactant and catalyst is same is called homogeneous catalysis। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दें जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम हो। SO2 बच्चों गैस है, O2 ये भी गैस है, फिजिकल स्टेट गैस है। अच्छा, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास SO3 बन रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है, बैलेंस भी रिएक्शन कर दिया। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट गैस है और इसमें जो मैं कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं उसकी फिजिकल स्टेट भी जो है वो गैस है। इसको हम होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम है, ये भी गैस है और कैटालिस्ट भी गैस है। प्रोडक्ट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम होना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं आपसे कहूँ कोई और एग्जाम्पल इसकी दे दें तो बच्चों हमारे पास इथाइल एसीटेट है, ये लिक्विड होता है बच्चों, CH3COOC2H5 लिक्विड फॉर्म है। एक्वस फॉर्म, एक्वस मीन वाटर, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म, वाटर है, इसकी फिजिकल स्टेट भी आपके पास लिक्विड है। जब ये ब्रेक होता है तो एसिटिक एसिड में जाता है, CH3COOH, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। साथ इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो बच्चों हम H2SO4 यूज करते हैं, H2SO4।
और उसकी फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होती है। तो देखें फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो है वो सेम है, इसलिए इसे होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है? टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज डिफरेंट। Type of catalysis in which physical state of reactant and catalyst is different is called heterogeneous catalysis। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल आपने देखी होगी, N2 गैस होती है, हैबर प्रोसेस, H2 गैस है, अमोनिया फॉर्म होता है, इसकी फिजिकल स्टेट भी हमें पता है गैस है, और इसमें आयरन इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, Fe2O3 यूज होता है बच्चों, और इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो इस वक्त फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट चेंज है, इसे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल एक और क्या हो सकती है बच्चों? SO2 गैस, O2 ये भी गैस, SO3 बन रहा है, ये भी गैस है, फिजिकल स्टेट इनकी रिएक्टेंट की गैस है। अब इसमें कैटालिस्ट एक यूज कर रहा हूं बच्चों, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होती है। तो इस वक्त आप देखें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट चेंज है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो बच्चों बोर्ड में जब मार्किंग स्कीम बनती है तो डेफिनेशन का एक एक नंबर होता है, एग्जाम्पल का भी एक एक नंबर होता है, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है। आप समझ लें 1.5 ये है, 1.5 ये है। अब नेक्स्ट बच्चों मैं आपको एंजाइम पढ़ाने जा रहा हूँ कि एंजाइम क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास, उम्मीद है कि कैटालाइसिस आपको अच्छा समझ आ गया। अब एंजाइम के बारे में हम चंद पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। एंजाइम आपको पता है बच्चों बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बेसिकली ये भी कैटालिस्ट की तरह एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, लेकिन ये जितने खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम उन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए केमिकल कैटालिस्ट नहीं यूज़ करते बल्कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जिनको हम एंजाइम कहते हैं। तो बच्चों एंजाइम के बारे में चंद बातें जो आपको याद करनी हैं वो हमारे पास एंजाइम जो हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम। अच्छा बच्चों, एक क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है, बुक में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, चंद बातें समझते जाएं, मैं साथ साथ की पॉइंट्स भी लिखता जाता हूं। बच्चों एंजाइम क्या होते हैं? कंप्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंजाइम। कंप्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंजाइम। कंप्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंजाइम कहते हैं बच्चों। दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये भी याद रखना है। दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। अच्छा बच्चों, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमें पता है बच्चों। ये बेसिकली दे कैटालाइज रिएक्शन इन लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उनको करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। दे कैटालाइज रिएक्शन, दे कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सेल्स। बच्चों आपको पता है कि कुछ एंजाइम, मोस्टली एंजाइम लिविंग सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सेल भी एग्जिस्ट करते हैं। और हमें इतना पता है बच्चों कि जो एंजाइम है इनका ताल्लुक बच्चों किस फैमिली से है? इसका ताल्लुक प्रोटीन फैमिली से है। ठीक है, एंजाइम का ताल्लुक प्रोटीन फैमिली से होता है। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं? जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसको मैं आर कह रहा हूँ। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट।
उसके अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम डाल दिया। लॉक एंड की मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा बायो में बच्चों। तो इसके साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है ER ट्रांजिशन स्टेट है, और फिर फाइनल ये एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। तो मैं आपसे कहता हूँ इसके अंदर R क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं R जो है वो रिएक्टेंट के लिए है जी, R रिएक्टेंट। E किसको डिनोट कर रहा है, एंजाइम के लिए जी सिंबल है। लॉक एंड की मैकेनिज्म बच्चों आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको पता है कि जो लॉक है उसके अंदर कैविटी मौजूद है, वो एंजाइम है, और जो हमारे पास बेसिकली की जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास बेसिकली आप समझ लें वो रिएक्टेंट है। दरमियान में ताले के अंदर चाबी जैसे ही लगा दोगे तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और फिर ताले को चाबी को घुमाओगे तो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, और जो एंजाइम है उसी तरह वापस आ जाएगा। ई एंजाइम है, और मैं आपसे कहता हूँ ER क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और P किसको डिनोट कर रहा है, ये P जो है वो प्रोडक्ट के लिए है जी, यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। अब इसकी एंजाइम की जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, वैसे तो हमें पता है बच्चों चंद बातें, जैसे एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये pH डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, pH डिपेंडेंट होते हैं, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे मैदे के अंदर एक एंजाइम मौजूद है पेप्सिन, और वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और हमारे आंतों के अंदर एक एंजाइम मौजूद है ट्रेप्सन जो कि बेसिक मीडियम में काम करता है। इसका मतलब है ये pH डिपेंडेंट होते हैं। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन बुक में इतनी नहीं है बच्चों, तो इसलिए मैं उसी को बुक को ही फॉलो करता हूँ। एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ बच्चों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं बच्चों, कपड़ों के ऊपर जब दाग लग जाए ना तो उनको रिमूव करने के लिए एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। तो एक हम ये लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक। ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट बच्चों, हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, जैसे मैं आपके सामने चंद नाम लिखने लगा हूँ, लाइक एंजाइम है, पेप्सन है, ट्रेप्सन है, लाइपेस है। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो हमारे पास कपड़े हैं, क्लॉथ है या फाइबर है उनके, या फूड है उनके ऊपर से जो हमारे पास फूड मटेरियल वगैरह, फूड के स्टेन जो है वो रिमूव करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेस, ठीक है, ये हमारे पास जो है एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, आर यूज्ड टू रिमूव फूड स्टेन फ्रॉम फैब्रिक। कपड़े के ऊपर से अगर हमारे पास खाने पीने के दाग लगे हुए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए ये एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है ये पेप्सिन या ट्रेप्सिन वगैरह प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन से रिलेटेड जो दाग वगैरह हैं वो बेसिकली इनकी वजह से रिमूव हो जाते हैं। लाइपेस जो है वो ऑयल वगैरह जो हैं, लिपिड्स वगैरह, उनके दाग को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जाइमेस वगैरह भी होते हैं बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो दाग हैं वो भी हम रिमूव कर सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से आप देखें तो जो हमारे पास एंजाइम है बेसिकली, जो ख़ासकर ट्रेप्सन है, ये एंजाइम बेसिकली आप समझ लें कि जो हमारे पास हेयर रिमूव करने के लिए, जो हमारे पास एनिमल की जो स्किन होती है उनसे रिमूव करने के लिए ट्रेप्सन भी यूज़ किया जाता है। तो एक पॉइंट और भी याद कर सकते हैं आप बच्चों, ये लिख इसलिए रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप इससे याद कर सकें। तो मैं लिखने लगा हूँ
trypsin is used to remove hairs from animal hides। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ट्रिप्सिन है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जलन वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास एक कंप्लीट आपको पता है ना, आमतौर पर अगर टोटली एक एंजाइम है उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन मौजूद है तो फिर होल हमारे पास सिर्फ आमतौर पर मोस्टली तो उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसमें शामिल हो सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एंजाइम के अंदर बच्चों, एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। बच्चों उनमें प्रोटीन भी होते हैं, मोस्टली तो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अगर हमारे पास उसमें प्रोटीन पार्ट मौजूद है या ओवरऑल प्रोटीन और नॉन प्रोटीन है तो उसको एज ए होल क्या नाम दोगे? उसको नाम दोगे होलो प्रोटीन। लेकिन अगर आप उसमें से स्पेसिफिक चले जाएं तो बच्चों अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट को आप देखें तो प्रोटीन पार्ट को एक नाम दोगे आप, एंजाइम के अंदर जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है उसको नाम दोगे एपो एंजाइम। जो हमारे पास एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट है उसका नाम एपो एंजाइम। और इसी तरीके से नॉन प्रोटीन पार्ट जो अगर हमारे पास मौजूद है तो बच्चों जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसके अंदर मौजूद है उसको आप एक नाम दोगे को फैक्टर या को एंजाइम, को फैक्टर या को एंजाइम। तो ये हमारे पास ओवरऑल बच्चों इसके अंदर कुछ बातें थी जो कि आपने याद रखनी है। तो ये बच्चों आपके पास है एंजाइम के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग वाला पोर्शन भी अच्छा समझ आया होगा। लिखने का मकसद ये था कि बच्चे कुछ ना कुछ, अगर मैं ज़बानी बता देता तो आपके ऊपर से गुजर जाना था। अब कुछ बच्चा अगर कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं सर क्या आपके वाइट बोर्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है वाइट बोर्ड आपके लिए। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको